right now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी प्लस में। और आपके बीच में मैं लेके आया हूँ एनसीईआरटी बायो क्विज यहाँ पर। ठीक है, तो लास्ट टाइम पे मैंने एनसीईआरटी 12th की जो क्लास 12th है, तो क्लास 12th की बायो क्विज है, इससे पहले मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो। ठीक है, तो यह जो है आपका पशुधन प्रसार अधिकारी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर आप कभी भी फ्यूचर में उद्यान विभाग या उद्यान विकास का आता है या ऐसी कोई और जिसमें साइंस मांगी जाती है, बायो मांगी जाती है, तो उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। या आपके एसएससी, यूकेपीएससी या कोई भी ऐसा एग्जाम दे जिसमें साइंस आती है तो उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि एनसीईआरटी की 12th की यह क्विज है जो बहुत एक बेसिक है और बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, हर किसी एग्जाम के लिए। तो पहली बार वीडियो पर देख रहे हैं, पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, बेल आइकन कीजिए एक्टिवेट, आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। ठीक है, तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न इस प्रकार से है इसका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पुष्पी पादपों में निषेचन परागण की प्रक्रिया के द्वारा होता है या पौधों में परागण केवल जीवी प्राणी कारक या अभिकर्मक के द्वारा ही होता है। इसमें से कौन सा कथन सत्य है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या ना तो एक ना ही दो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, यानी कि एक और दो दोनों ही सही हैं। तो देखो, जब परागण परिपक्व होता है तो उसमें दो कोशिकाएं, कायिक कोशिका तथा जनन कोशिकाएं समाहित होती है। कायिक कोशिका बड़ी होती है जिसमें प्रचुर खाद्य भंडार तथा एक विशाल अनियमित आकृति का केंद्रक होता है, जबकि जनन कोशिका छोटी होती है तथा कायिक कोशिका के द्रव्य में तैरती है। तो पहला सही हो गया। दूसरा, परागकण पोषण के से भरपूर होते हैं। हाल के वर्षों में आहार संपूरकों के रूप में पराग गोलियों यानी कि टैबलेट्स के लेने का प्रचलन बढ़ा है। पश्चिमी देशों में भारी मात्रा में पराग उत्पादन गोलियों तथा एवं सिरप के रूप में बाजारों में उपलब्ध है। पराग खपत का यह दावा है कि यह खिलाड़ियों, धावक, अश्वों की कार्यक्षमता यानी जो धावक होते हैं तो उनकी कार्यक्षमता में वृद्धि करता है। ठीक है, तो देखिए, तो अगला प्रश्न देखते हैं अब कौन सा है। ठीक है, ए है एक्स वाई, एक्स एक्स, बी है एक्स वाई, सी है वाई वाई या एक्स एक्स। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ठीक है, तो इसका जो आंसर है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी एक्स वाई। ठीक है, पुरुषों में गुणसूत्र का स्वरूप एक्स वाई होता है, जबकि स्त्री में क्या होता है? एक्स एक्स होता है। अगला है, किसी भी शिशु के लिंग के निर्धारण में प्रमुख भूमिका होती है। प्रमुख भूमिका किसकी होती है? पिता की, माता की, माता पिता दोनों की, या इनमें से किसी की नहीं। तो किसी भी शिशु के लिंग निर्धारण में प्रमुख भूमिका किसकी होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, पिता की। कैसे? स्त्री में गुणसूत्र का जो स्वरूप होता है वो एक्स एक्स होता है, मैंने इससे पहले आपको बताया था। पुरुष में गुणसूत्र का स्वरूप एक्स वाई होता है, इसलिए स्त्री द्वारा उत्पादित सभी अगुणित युग्मों में एक्स लिंग सूत्र होते हैं, जबकि पुरुष युग्मों में लिंग गुणसूत्र या तो एक्स या वाई लिंग गुणसूत्र होते हैं। इसलिए 50% शुक्राणु में एक्स लिंग गुणसूत्र होते हैं और दूसरे 50% में वाई लिंग गुणसूत्र होते हैं। इसलिए पुरुषों और स्त्री युग्मों के संलयन के पश्चात युग्मज जो होते हैं में या तो वह एक्स एक्स होंगे, एक्स वाई लिंग गुणसूत्र की संभावना होगी। यह इस बात पर निर्भर करेगा कि एक्स या वाई लिंग गुणसूत्र वाले शुक्राणु में कौन से अंडाणु का निषेचन करता है। जिस युग्मज में एक्स एक्स गुणसूत्र होंगे वहाँ पर एक मादा शिशु के रूप में, जबकि एक्स वाई में एक नर शिशु के रूप में विकसित होगा। इसी कारण कहा जाता है कि वैज्ञानिकों के रूप से यह कहना सत्य है कि एक शिशु के लिंग का निर्धारण उसके पिता द्वारा होता है, न कि माता द्वारा। ठीक है, चलिए अगला है, मानव शरीर में पल रहे भ्रूण को ऑक्सीजन तथा पोषण की आपूर्ति एवं कार्बन डाइऑक्साइड तथा भ्रूण द्वारा उत्सर्जित अवशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने का कार्य करता है। वह कौन सा इसमें ऐसा कार्य करता है? ठीक है, श्लेष्मल प्लग, गर्भाशय ग्रीवा, अपरा प्लेसेंटा या फैलोपियन ट्यूब। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी, अपरा प्लेसेंटा। ठीक है, गर्भ मात्र शरीर के साथ एक संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई के साथ जुड़ा होता है और जिसे हम प्लेसेंटा कहते हैं। अपरा भ्रूण को ऑक्सीजन तथा पोषण की आपूर्ति एवं कार्बन डाइऑक्साइड तथा भ्रूण द्वारा उत्पन्न उत्सर्जित अवशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने का कार्य करता है। यह अपरा एक नाभि रज्जु द्वारा भ्रूण से जुड़ा होता है, जो भ्रूण तक सभी आवश्यक पदार्थों को अंदर लाने तथा बाहर ले जाने का कार्य करता है।
अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सगर्भता यानी कि प्रेगनेंसी के दौरान आवर्त चक्र बंद हो जाता है। प्रेगनेंसी के 2 महीने के बाद मानव भ्रूण के लगभग सभी अंग तंत्रों का निर्माण हो जाता है। उपरोक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? ठीक है, उपरोक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? केवल एक सही है, केवल 2 सही है, 1 और 2 दोनों सही हैं, ना तो 1 ना तो 2 सही हैं। ठीक है, ये देखिए, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए, केवल एक सही है। एक इसका पहला वाला सही है। देखें, पहला कथन सत्य क्यों है? सगर्भता यानी कि प्रेगनेंसी के दौरान आवर्त चक्र जो होता है वो बंद हो जाता है। ठीक है, ये सही है। दूसरा कथन गलत क्यों है कि मानव में सगर्भता का अवधि 9 माह की होती है। मानव में 1 महीने की सरगर्भता के बाद भ्रूण का हृदय निर्मित होता है। सगर्भता के दूसरे माह के अंत तक भ्रूण के पाद और अंगुलियां विकसित होती हैं। 12वें सप्ताह, जिसको हम पहली तिमाही कहते हैं, के अंत तक लगभग सभी प्रमुख अंग तंत्रों की रचना हो जाती है। गर्भावस्था के 5वें माह के दौरान गर्भ की पहली गतिशीलता और सिर पर बालों का उगना सामान्य देखा जा सकता है। 24वें सप्ताह के अंत तक पूरे शरीर पर कोमल बाल निकल आते हैं। आंखों की पलकें अलग अलग हो जाती हैं और बैरोनियां बन जाती हैं। गर्भावस्था के 90वें माह के अंत तक गर्भ पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है और प्रसव के लिए तैयार हो जाता है। इसलिए पहला सही है और दूसरा गलत है। अगला प्रश्न जो है, महिलाओं द्वारा खाई जाने वाली गर्भनिरोधक गोलियों में कौन सा हार्मोन होता है? पहला है प्रोजेस्ट्रोजन, दूसरा है टेस्टोस्टेरोन, तीसरा है थायरॉक्सिन, चौथा है इंसुलिन। ठीक है, तो कौन सा होगा इसमें? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर जो है वो है फर्स्ट वाला, प्रोजेस्ट्रोजन। ठीक है, महिलाओं द्वारा खाई जाने वाली गर्भनिरोधक गोलियों में प्रोजेस्ट्रोजन अथवा प्रोजेस्ट्रोजन और एस्ट्रोजन का संयोजन होता है, जिसे थोड़ी मात्रा में मुंह से लिया जाता है। ये गोलियां पिल्स के नाम से लोकप्रिय होती हैं। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सभी तरह के यौन संचरित रोग पूरी तरह से उपचार योग्य हैं। दूसरा, सभी यौन संचरित रोग संक्रमित माता से उसके गर्भस्थ शिशु में संचरित होते हैं। उपरोक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? ठीक है, केवल एक, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना ही 1 ना ही 2। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, ना ही 1 और ना ही 2। ऐसा क्यों है? देखें, हम देखते हैं दोनों कथन क्यों गलत हैं। कोई भी रोग या संक्रमण जो मैथुन द्वारा संचरित होते हैं उन्हें सामूहिक तौर पर यौन संचरित रोग या रतिज रोग तथा अथवा जनन मार्ग संक्रमण कहा जाता है। सुजाक, ठीक है, जिसको गोनोरिया कहते हैं, सिफिलिस, हर्पीज, जननिक परिसर, क्लेमिडियता, लैंगिक मस्से और हाल ही में सर्वाधिक चर्चित एक घातक HIV, एड्स आदि जो है वो सामान्य यौन संचरित रोग हैं। यकृत शोथ बी जननिक परिसर्प तथा HIV संक्रमित रोग का इलाज नहीं है। इनको छोड़कर बाकी सभी यौन रोग पूरी तरह से उपचार योग्य हैं। कुछ ही यौन संचरित रोग एवं संक्रमित व्यक्ति से दूसरे पहुंचते हैं, जैसे यकृत शोथ बी तथा HIV संक्रमित माता से उसके गर्भस्थ शिशु में संचरित हो सकते हैं। तो इसलिए सभी नहीं होते हैं। पहला वाला, दूसरा वाला इसलिए गलत हो गया। पहला जो है पूरी तरह से उपचार रहित उपचार होते हैं, इसमें नहीं है, जैसे कि एड्स का उपचार नहीं है, तो इसलिए दोनों गलत हो गए हैं। अगला प्रश्न है, यौन संचरित रोग HIV एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक किन माध्यमों से पहुंच सकता है? साझा प्रयोग करने वाली सुई, टीके से प्रयोग से, संदूषित रक्तदान यानी ब्लड ट्रांसफ्यूजन से, और साझा वस्त्र प्रयोग करने से। केवल एक सही है, केवल 1 और 2 सही हैं, केवल 2 और 3 सही हैं, या उपरोक्त सभी सही हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? केवल 1 और 2 सही हैं। कैसे? जो कुछ यौन संक्रमित जो रोग होते हैं, संचरित रोग होते हैं, जैसे HIV तथा यकृत शोथ बी, एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे संक्रमित में निम्न प्रकार से पहुंच सकते हैं। एक संक्रमित व्यक्ति के साझे प्रयोग वाली सुई से तथा शल्य क्रिया में प्रयुक्त औजार से। दूसरा, संदूषित रक्तदान यानी कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन से, और संक्रमित माता से उसके गर्भस्थ शिशु में संचारित हो सकता है। तो यहाँ पर जो गलत है वो तीसरा गलत है, साझा वस्त्र पहनने से यह रोग नहीं होते हैं। अगला है, थोड़ा सा हिंदी आपको टफ लगेगी, इसमें तो प्योर हिंदी है। पात्र निषेचन यानी कि IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन तकनीक के संबंध में नीचे दिए कथनों पर विचार करना है आपको। इसमें निषेचन शरीर के बाहर किया जाता है
दूसरा, इस विधि में प्रारंभिक भ्रूण या युग्मनज को फैलोपी नलिकाओं में स्थानांतरित किया जाता है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? ठीक है, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना ही एक ना ही दो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, जो सही है ये दोनों सही हैं। अब दोनों कैसे सही हैं देखो, वे तकनीकें जो बच्चा पैदा करने में मदद करती हैं को सहायक जनन प्रौद्योगिकियां कहते हैं। पात्र निषेचन यानी कि IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन तकनीक भी एक सहायक जनन प्रौद्योगिकी है। IVF तकनीक के अंतर्गत निषेचन शरीर से बाहर लगभग शरीर के भीतर जैसी स्थितियों में किया जाता है। इस विधि को लोकप्रिय रूप से टेस्ट ट्यूब बेबी कार्यक्रम के नाम से भी हम जानते हैं। IVF तकनीक के अंतर्गत प्रयोगशाला में पत्नी या दाता स्त्री के अंडे से पति अथवा दाता पुरुष के प्राप्त किए गए शुक्राणुओं को एकत्रित करके अनुरूपी परिस्थितियों में युग्मजन बनाने के लिए प्रेरित किया जाता है। इस युग्मजन का प्रारंभिक भ्रूण को फैलोपी नलिकाओं में स्थानांतरित किया जाता है, जिसे युग्मनज अतः डिंब वाहिनी, जिसको हम फैलोपी कहते हैं, के स्थानांतरण अर्थात जायगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर कहते हैं, यानी कि ZIFT। ठीक है, तो यह इसका मतलब हो कि दो के दो क्या है, हमारे दोनों कथन बिल्कुल सही हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, सर्वप्रथम DNA की डबल हेलिकल संरचना किसने प्रस्तुत की थी? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा जाता है, हर एग्जाम में लगभग पूछा जाता है। पहला है वॉटसन एंड क्रिक, दूसरा है ग्रेगर मेंडल, तीसरा है चार्ल्स डार्विन, चंद्र बोस। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आप सबको पता है, ए वॉटसन एंड क्रिक। तो 1953 में जेम्स DV वॉटसन और हैरी कॉम्पटन क्रिक ने DNA की डबल हेलिकल संरचना का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ग्रेगर मेंडल को आनुवंशिक विज्ञान का जनक कहा जाता है। दूसरा, ग्रेगर मेंडल द्वारा जीव विज्ञान की समस्याओं हेतु सर्वप्रथम सांख्यिकीय विश्लेषण एवं गणित का उपयोग किया गया। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या ना ही एक ना ही दो। तो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा सी, एक और दो दोनों सही हैं इसके। कैसे? 19वीं सदी के मध्य के वर्षों में आनुवंशिकता को समझने की प्रगति हुई, जब ग्रेगर मेंडल ने मटर के पौधे में 7 वर्षों तक संकरण के प्रयोग किए तथा जीवों की वंशानुगति नियम को प्रस्तावित किया। मेंडल को आनुवंशिक विज्ञान का जनक भी कहा जाता है, क्योंकि आनुवंशिकता की खोज सर्वप्रथम मेंडल ने ही की थी। सांख्यिकी विश्लेषणों और गणितिकी तर्कशास्त्र का जीव विज्ञान की समस्याओं के समाधान हेतु सर्वप्रथम उपयोग भी मेंडल द्वारा ही वंशागत अन्वेषणों के दौरान ही किया गया था। ठीक है, तो इसके दोनों सही हैं बिल्कुल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मनुष्य में कुल 23 जोड़े क्रोमोसोम होते हैं। दूसरा, नर एवं मादा में केवल एक जोड़े क्रोमोसोम ही एक समान होते हैं। तीसरा, शिशु के लिंग निर्धारण में अंडाणु और शुक्राणु दोनों ही आनुवंशिक संरचना का महत्व होता है। उपरोक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? तो आपको बताना है, केवल एक, केवल दो, केवल एक, केवल दो और तीन, केवल तीन, या केवल एक और तीन। तो कौन से कथन सत्य हैं इसमें से? इसमें से जो कथन सत्य है वो है पहला वाला, मात्र केवल एक। पहला कथन सत्य क्यों है? मनुष्य में कुल 23 जोड़े क्रोमोसोम पाए जाते हैं, जिसमें से 22 जोड़े नर और मादा में बिल्कुल एक समान होते हैं। इन्हें अलिंग क्रोमोसोम कहते हैं। मादा में X क्रोमोसोमों का एक जोड़ा होता है और नर में X के अतिरिक्त एक क्रोमोसोम Y होता है, जो नर लक्षण का निर्धारण होता है। तीसरा कथन असत्य है। तो पहला दूसरा तो ऐसे ही गलत हो गया, अब तीसरा भी असत्य है। देखो, पहला और दूसरा में मैंने जो पहली व्याख्या पढ़ी वो पहला और दोनों का ही है, तो दूसरा तो यहाँ पर असत्य सीधे सीधे हो गया। अब तीसरा कथन असत्य क्यों है? देखो, शिशु के लिंग निर्धारण में केवल शुक्राणु की ही आनुवंशिक संरचना महत्वपूर्ण होती है। यदि मादा अंडाणु का निषेचन X क्रोमोसोमधारी शुक्राणु से हो गया तो युग्मनज जो जायगोट होता है वो मादा में परिवर्तित हो जाता है। इसके विपरीत Y क्रोमोसोमधारी शुक्राणु के निषेचन होने पर वह नर संतति जन्म लेती है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर तीसरा गलत है, दूसरा गलत है, पहला सही है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन उत्परिवर्तन यानी कि म्यूटेशन को परिभाषित करता है? ठीक है, पहला है, दो विभिन्न जीन इकाइयों को मिलाकर नए जीन का निर्माण करना। दूसरा है, आनुवंशिकी विकार पैदा करने वाले जीनों को शरीर से बाहर करना। तीसरा है, वह क्रिया जिसके द्वारा DNA अनुक्रम में बदलाव आता है। चौथा है, हमारे शरीर का जीवाणु द्वारा संक्रमण होना। तो इनमें से कौन सा म्यूटेशन को परिभाषित यहाँ पर कर रहा है? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी, वह क्रिया जिसके द्वारा DNA अनुक्रम में बदलाव आता है। उत्परिवर्तन यानी कि म्यूटेशन
वह क्रिया है जो डीएनए अनुक्रम में बदलाव ला देती है। इसके परिणाम स्वरूप जीव के जीनोटाइप और फिनोटाइप में परिवर्तन आ जाता है। पर उत्परिवर्तनों का जन्म अनेक रासायनिक और भौतिक कारकों द्वारा होता है। पराबैंगनी किरणें जीवों में उत्परिवर्तन पैदा कर देती है, इसलिए पराबैंगनी क्या होती है, हानिकारक भी होती हैं। देखो अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा किसी जीव में आनुवांशिक सूचना का वाहक होता है? क्रोमोसोम, डीएनए, माइटोकॉन्ड्रिया या आरएनए। तो ऐसा कौन सा होता है जो किसी जीव में आनुवांशिक सूचना का वाहक होता है? तो आपको पता है ऑब्वियसली डीएनए होता है। डीएनए किसी भी जीव में आनुवांशिक सूचना का वाहक होता है। किसी भी जीव के प्रत्येक लक्षण क्रोमोसोम में विद्यमान डीएनए पर ही स्थित जीन में निहित होते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा आनुवांशिक विकार है? हीमोफीलिया, वर्णांधता यानी कलर ब्लाइंडनेस या थैलेसीमिया। तो इनमें से कौन कौन से हैं ये आपको बताने हैं। केवल एक और दो हैं, केवल दो हैं, केवल दो और तीन हैं या उपरोक्त में से सभी हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी, उपरोक्त में से सभी। तो इसके सही आंसर क्या है? सभी हैं। तो तीनों जो हैं वो आनुवांशिकता के ही प्रकार होते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला है, इस रोग में रुधिर के थक्के बनने से संबंध एकल प्रोटीन प्रभावित होता है, जिसके कारण आहत व्यक्ति के शरीर में एक छोटी सी चोट से भी रुधिर रक्त निकलना बंद नहीं होता है। उपरोक्त लक्षण किस रोग से संबंधित है? एचआईवी, मधुमेह, हीमोफीलिया या थैलेसीमिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हीमोफीलिया। हीमोफीलिया का लक्षण है यह कि एक छोटे से चोट से भी रुधिर निकलना बंद नहीं होता है, लगातार रुधिर निकलता है। तो हीमोफीलिया रोग में रुधिर के थक्का बनने से संबंध एकल प्रोटीन प्रभावित होता है, यानी कि जो थक्का नहीं जमता है। यह एकल प्रोटीन और एक प्रोटीन श्रृंखला का अंश मात्र होता है। इसके कारण एक आहत व्यक्ति के शरीर में एक छोटी सी चोट से भी रुधिर निकलना बंद नहीं होता है, क्योंकि थक्का जमना बंद हो जाता है। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डाउन सिंड्रोम से ग्रस्त व्यक्ति एक छोटे कद और छोटे गोल सिर के होते हैं। दूसरा है, नारियों में बांझपन टर्नर सिंड्रोम के कारण होता है। उपरोक्त में से कौन से कथन सत्य हैं आपको बताने हैं। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या ना तो एक ना तो दो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, एक और दो दोनों ही इसमें जो है सत्य कथन है। सत्य कथन दोनों कैसे हैं? देखो, मानव में क्रोमोसोमों की कुल संख्या कितनी है? 46, यानी कि 23 जोड़े होते हैं, जिसमें से 22 जोड़े अलिंग सूत्र के होते हैं और एक जोड़ा लिंग सूत्रों का भी होता है। कभी कभी विरले ही सही व्यक्ति में क्रोमोसोम का एक अतिरिक्त जोड़ा शामिल हो जाता है। यह कभी एक जोड़े क्रोमोसोम की कमी हो जाती है। इस स्थिति को क्रमशः क्रोमोसोम की द्विअधिसूत्री यानी कि टेट्रोसोमी या द्विन्यून सूत्री नलसोमी कहते हैं। ऐसी स्थिति के प्रभाव से व्यक्ति में गंभीर रोग हो जाता है। तो क्रोमोसोमीय विकारों का उदाहरण डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होता है। ठीक है, तो डाउन सिंड्रोम क्या होता है? इस आनुवंशिक विकार का कारण 21वें क्रोमोसोम की एक अतिरिक्त प्रति आ जाती है। इस विकार को सर्वप्रथम लैंगडम डाउन ने सन 1866 में खोजा था। इससे रोगी जो होता है, जो डाउन सिंड्रोम होते हैं, इससे रोगी व्यक्ति जो होता है छोटे कद का और छोटे गोल सिर का होता है। जीभ में खांच होता है और मुंह आंशिक रूप से खुला रहता है। चौड़ी हथेली में अभिलक्षणिक पॉम जिसकी पॉम होती है वो कीज होती है, पॉम कीज होती है, मतलब अभिलक्षणिक पॉम कीज जिसमें छोटी हथेली में पाई जाती है। शरीर में शारीरिक मन प्रेरक यानी कि साइको मोटर और मानसिक विकास अवरुद्ध रहता है। टर्नर सिंड्रोम क्या होता है? इस विकार का लक्षण एक एक्स क्रोमोसोम का अभाव होता है, अर्थात 45 क्रोमोसोम की स्थिति। ऐसी नारी बांझ होती है क्योंकि अंडाशय अल्पवर्धित होते हैं और द्वितीय लैंगिक लक्षणों का अभाव हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए डाउन सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम दोनों आपको बता दिया, तो दोनों ही कथन इसके सत्य हैं। दोनों ही जो आपको कथन यहाँ पर लिखे हुए हैं दोनों सत्य हैं। अगला है, वर्धांधता से पीड़ित व्यक्ति कौन से रंग में भेद नहीं कर पाता है? लाल और हरा, हरा और नीला, नीला और पीला, लाल और बैगनी। डी है लाल और बैगनी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, लाल और हरा। वर्णांधता एक आनुवंशिक विकार है जो लाल और हरे रंग संवेदी शंकु के त्रुटिपूर्ण होने के कारण होता है। परिणामतः व्यक्ति लाल और हरे रंग में भेद नहीं कर पाता। यह विकार एक्स क्रोमोसोम पर स्थित कुछ जीनों में उत्परिवर्तन के कारण आता है। अगला प्रश्न है, डीएनए में कौन सी शर्करा मौजूद होती है? डीएनए में कौन सी शर्करा मौजूद होती है? ठीक है, डीएनए में कौन सी शर्करा मौजूद होती है? ग्लूकोज, माल्टोज, फ्रक्टोज या डीऑक्सीराइबोस। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा डी, डीऑक्सीराइबोस।
सजीवों में 2 प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल मिलते हैं, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक अम्ल यानी कि जिसको हम डीएनए कहते हैं, और राइबो न्यूक्लिक अम्ल इसको हम आरएनए कहते हैं। अधिकतर जीवों में अनुवांशिक पदार्थ डीएनए होता है, कुछ विषाणुओं में आरएनए अनुवांशिक पदार्थ के रूप में मिलता है, लेकिन यह अधिकांशतः वाहक के रूप में ही कार्य करता है। अगला है, भारत में जनन संख्या वृद्धि के प्रमुख कारण है मातृ मृत्यु दर में कमी, शिशु मृत्यु दर में कमी, लोगों की जनन आयु में वृद्धि या, ठीक है। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन कौन से सही हैं, केवल 1 और 2, केवल 1 और 3, केवल 1 या 1 2 3 तीनों। तो इसका सही आंसर होगा बी, केवल 1 और 3। भारत में पिछले कुछ दशकों में चहुमुखी विकास तो किया है, इससे लोगों में जीवन स्तर के महत्वपूर्ण सुधार हुआ है। हालांकि बेहतर जीवन दशाओं की व्यापक स्वास्थ्य सुविधाएं जनसंख्या वृद्धि के विस्फोट में प्रभाव डालती है। आज दुनिया का हर छठा व्यक्ति भारतीय है। इसका प्रमुख कारण है मृत्यु दर में तीव्र गिरावट तथा मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर में कमी के साथ साथ जनन आयु में लोगों की वृद्धि। तो यह थे आज की सीरीज, ठीक है। इसमें हमने बात करे थे यहाँ पर 20 जो क्वेश्चन थे बायो के। तो नेक्स्ट इस सीरीज को कंटिन्यू करूँ, इसलिए आपको इस वीडियो को धीरे से शेयर करना है, लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।